अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये वाला जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है डायगोनलाइजेशन पे, आइगन वैल्यूज़ पे और आइगन वेक्टर्स पे। ये जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की टर्म्स हैं ये आपको साइंस की हर फील्ड में मिलेंगी और इनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है जिस वजह से ये आपको साइंस की हर फील्ड में मिलती हैं। जब हम मैथ्स के लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं तो हम रीजंस को भूल जाते हैं, जबकि जो बाकी साइंसेस के लोग हैं वो अपने ऑब्जेक्ट्स को छोड़े बगैर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स हैं समटाइम्स तो ये किसी एप्लीकेशन की वजह से स्टार्ट होती हैं, समटाइम्स ये मैथमेटिकल एस्थेटिक्स की वजह से स्टार्ट होती हैं और फिर हम उनकी एप्लीकेशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में, बल्कि मैं अपने हर कोर्स में इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ कि मैथमेटिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो हम सेट्स को देखते हैं और सेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो करूँगा ये कि आपको जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसको रिलेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले पढ़े हुए हमारे कॉन्सेप्ट से किस कदर रिलेटेड है, और फिर हम फर्दर इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस लेने की कोशिश करेंगे। आपको इनर प्रोडक्ट वाले चैप्टर से पहले मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से एक लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। फिर हमने ये देखा था कि जो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह से बेसिस के साथ रिलेट किया जाता है, और अगर आपके पास जो वेक्टर कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओल्ड बेसिस में हों तो न्यू बेसिस में आप उनको किस तरह से स्टडी करते हैं। जो आप एफएससी लेवल तक कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 की बात करूं तो, और अगर आपके पास पेयर हो तो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब अगर आप x और y को कैनोनिकल बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कैनोनिकल बेसिस का मतलब ये 1 0 0 1, तो x y इज इक्वल टू x टाइम्स 1 0 प्लस y टाइम्स 0 1। तो जब आपने x y को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो जो कोफिशिएंट्स आपके पास आए उनको आपने कोऑर्डिनेट्स बोल दिया। अब इसका मतलब ये है कि 1 0 0 1 वाले अगर बेसिस में ना भी यूज करूं तो वो स्केलर्स को मैंने कोऑर्डिनेट्स ही कहना है। अब अगर मैं बेसिस चेंज करता हूं तो कोऑर्डिनेट्स में कितनी चेंज आती है, ये सारा कुछ हम पहले से देख चुके हैं। तो अब जस्ट टॉपिक पे हम आते हैं और हम देखेंगे कि चेंज ऑफ बेसिस वाला, और जब हम एक और चीज हमने की थी कि जब जो लीनियर ऑपरेटर था, लीनियर ऑपरेटर को भी अगर जब हम मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करते थे तो अगर आप बेसिस बदल देते थे तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी लीनियर ऑपरेटर की वो बदल जाती थी। अब हम उन चीज़ों को रिविजिट करते हुए फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो सारा कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी मैट्रिसेस से होता हुआ डायगोनलाइजेशन पे जाता है और फिर हमने जो कंप्यूटेशंस करनी है वो किस तरह से होगी। अब P चेंज ऑफ बेसिस चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है जो कि दिस इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, और ये करेगा क्या, ये आपको S बेसिस में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनसे S डैश में ले चलेगा। ओके, और ये सारा कुछ है हो रहा है एक वेक्टर स्पेस V में। ओके, अब आगे हमने ये देखा था कि अगर कोई भी वेक्टर V हो, वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट हो, तो हमने ये देखा था कि ये जो P मैट्रिक्स है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इस कॉलम वेक्टर के साथ जो कि वेक्टर V के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू बेसिस S डैश, वी ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर V विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड बेसिस। और फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं P इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो V of S these are the coordinates in old basis and then we obtain the coordinates in the new basis। तो ये जो P आपका चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर लीनियर ऑपरेटर हो, कोई भी लीनियर ऑपरेटर हो T on V, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ये V से V में है और जो इसका मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ इफ वी फॉर्म दिस द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T with respect to S dash, there is a matrix and I can call it the matrix B।
फिर जो आपका ये दिस इज विद रिस्पेक्ट टू न्यू बेसिस, ये आपका टी है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी ओल्ड बेसिस। तो हमने ये रिलेशनशिप भी देखा था कि ये वाला जो न्यू ये जो आपका मैट्रिक्स टी है जिसकी न्यू बेसिस के हिसाब से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आती है, और ये जो ओल्ड जो बेसिस के हिसाब से टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आती है वो इस तरह से रिलेटेड है दैट दिस इज B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। और फिर हमने इसके लिए इसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि B और A जो है दे आर सिमिलर मैट्रिसेस, और फिर इसके बाद हमने फर्दर ये कहना शुरू कर दिया B इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A। ये ओल्ड बेसिस के साथ रिलेटेड था, ये न्यू बेसिस के साथ रिलेटेड है। सो B इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हो रहा है उसको हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे दिया। और अब फिर अब इसका मतलब ये कि ये जो समझने वाली बात है जो इसमें कि आपकी जो बेसिस है दे आर इनफाइनाइट मैनी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे A अगर यही रहे और ये ओल्ड बेसिस S के हिसाब से है, S डैश की आप चॉइसेस चेंज करते जाए। अगर आपका S डैश की चॉइसेस चेंज होती हैं तो P और P इनवर्स भी चेंज होते चले जाएंगे, आपके चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स चेंज होते चले जाएंगे, और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स चेंज होते चले जाएंगे तो ये B चेंज होते चले जाएंगे। सो दैट मींस कि A मैट्रिक्स के साथ इन्फिनिट मैनी सिमिलर मैट्रिसेस हो सकते हैं। अब अगर वो हो सकते हैं तो फिर अगर मेरी डिजायर ये है कि ये जो A है फर्ज कर लीजिए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये लेट्स सपोज ये 3 क्रॉस 3 का है और मैं यूं रैंडम एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, और मेरी डिजायर ये है कि मैं इसको इस तरह के एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं 4 5 9 और ये बाकी हर जगह पे 0 पड़ा हो। अब मेरी डिजायर ये है कि मैं इस किस्म के मैट्रिक्स को इस किस्म के मैट्रिक्स में चेंज कर दूं। अगर मैं A को इस किस्म के मैट्रिक्स में चेंज करने में कामयाब हो जाऊं तो मैंने कहना है कि A इज डायगोनलाइजेबल। दूसरे लफ्जों में होगा क्या कि इसका मतलब ये कि मुझे एक ऐसा बेसिस मिल गया जिसके हिसाब से जो ऑपरेटर T है वो इस किस्म की फॉर्म ले सकता है। और इसी को हम सिस्टमैटिकली लिखते कैसे हैं, लीनियर ऑपरेटर T इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल if there exists a basis S of B such that T is represented by a diagonal matrix। मतलब ये कि आपको एक ऐसा बेसिस मिल गया कि जो आपका ऑपरेटर था वो डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सके। अगर लिखा जा सके देन हम कहना क्या शुरू कर देते हैं कि ये जो बेसिस है इसने डायगोनलाइज कर दिया है T की बहुत सारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो बेसिस आपने एक लिया उसके बाद जो T की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनी उसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज है, तो हम फिर इसको बोल देते हैं कि S ने T को डायगोनलाइज कर दिया। अब इसी बात को करने के और तरीके भी हैं। अब मैट्रिक्स T मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ A जो है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है T की, तो T इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ there exists an invertible matrix P। अब ये P कहाँ से आता है? P आपका वही चेंज ऑफ बेसिस वाला मैट्रिक्स है, तो अगर वो P आपको मिल जाए सच दैट P इनवर्स AP इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो अब A के डायगोनलाइजेबल होने का मतलब क्या है? आप ये कह देंगे कि मुझे P मिल जाए इस तरह का कि जो A ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे डायगोनल मैट्रिक्स मिले, तो बात वही वाली है जो हम पहले कर चुके हैं। और फिर इसी बात को यूं भी कहते हैं T is डायगोनलाइजेबल if and only if its matrix representation can be diagonalized by a similarity transformation। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगेन हम जहां से स्टार्ट किया था कि T को डायगोनलाइज हम उस सूरत में कर सकते हैं जब हमें एक ऐसा बेसिस मिल जाए कि T की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डायगोनल की फॉर्म में हो। अब इसका मतलब ये कि ये जो डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसका ताल्लुक चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिसेस से है, बेसिस से है। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और फिर हम उसके जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे कंप्यूटेशंस के बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन वाली साइड पे जाएंगे। शुक्रिया।